प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पढ़ते हुए प्रगतिवादी युग की काव्यगत विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे। उन्हीं प्रगतिवादी युग की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत अगली विशेषता है राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना। प्रगतिवादी कविता में दोनों भावनाओं का विकास हुआ। राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना का स्वरूप देश के अतीत गौरवगान में दिखाई देता है, लेकिन ये प्राचीन गौरवगान से भिन्न है। कवि अपने निवास स्थलों जैसे जनपद, ग्राम इत्यादि की ओर देखकर प्रेम से मगन होता है। इसी प्रकार यदि पूर्ववर्ती देश प्रेम की भावना सामान्य थी, तो इस काल की भावना विशेषोन्मुखी थी। यह सामाजिक यथार्थवाद की भावना का ही एक रूप है। डॉक्टर मलखान सिंह सिसोदिया की ओ ज्योति देश एक उत्कृष्ट कविता है, जिसमें कवि कहते हैं, इतिहासों को दिग्बोध कराने वाले ओ ज्योति देश तेरा वंदन करता हूँ। तू प्रलय वक्ष पर पद प्रहार कर जन्मा, विध्वंस मृत्यु की बंद किए मुट्ठी में, विक्षुब्ध तरंगों के झूलों में झूला, पी गया अतल जल राशि रोष गुट्टी में, लोरियां बनी तब शस्त्र की झंकारें, तो निडर धधकती ज्वालाओं से खेला। स्वजन्म भूमि त्रौनी गांव से दूर पड़ा हुआ कवि नागार्जुन अपनी सिंध प्रवास की बेला में गा उठता है, याद आता मुझे अपना वह तरौनी गांव, याद आती लीचियाँ और आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मकान, रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणुवन के नीलिमा के निलय अति अभिराम। इस प्रकार नागार्जुन ने मिथिला संबंधी कुछ मार्मिक कविताएं लिखी हैं, जो इनकी मातृभूमि की प्रेम भावना को व्यक्त करती हैं। प्रगतिवादी कवियों ने अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास किया। उन्होंने विश्व संस्कृति के रूप में और शोषण का सर्वत्र विरोध करने के रूप में विश्व अंतर्राष्ट्रीय कविताएं भी लिखी। निम्न वर्ग या शोषित वर्ग के जीवन में जो हाहाकार है, जो व्यथा है, वह सभी स्थानों में प्राय एक सी है। प्रगतिवादी विचारधारा के अनुसार विश्व में पूंजीवादी अर्थनीति से पीड़ित निम्न वर्ग का एक विशाल समुदाय निर्मित हो गया और इन्हीं मजदूरों, दीनजनों की सार्वदेशिक प्रगति में योग देना प्रगतिवादी कवि का मुख्य लक्ष्य माना जाता है, क्योंकि रूस इस दिशा में पर्याप्त प्रगति कर चुका है। अतः अनेक प्रगतिशील लेखक हमें रूस के प्रति सद्भावना के विचार मिलते हैं। ऐसे लाल रूस का दुश्मन समस्त मानवता का दुश्मन है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को मास को है दूर अभी, चली जा रही है बड़ी लाल सेना में रूस के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति हुई है। रूस के दुश्मन फासिस्टों की भी इन्होंने खबर ली है। कविवर मलखान सिसोदिया ने क्रांति की तो कृति कला में शीर्षक कविता में सोवियत रूस की क्रांति और समाजवाद को सराहा है। भारतीय सोवियत मैत्री के अमर रहने की कामना की है। उदाहरण के लिए, कल्पना का स्वर्ग तुमने विश्व जीवन की पटी पर कर दिया साकार, श्रम की सरल रेखाएं खचित कर, झूठ के तम गहन वन से भटकता दर्शन निकाला, सत्य सांचे में तुमने जिंदगी का स्वप्न ढाला। कवि की मैत्री भावना मार्मिक शब्दों में व्यक्त हुई है। कहते हैं, मुक्त भारत रहेगा तब शांति समता पंथ सहचर, न्याय नय का ध्वज उड़ाते चलोगे तुम युगल रहबर। डॉक्टर सिसोदिया का स्वप्न इंदिरा युग में साकार हुआ।
सोवियत रूस भारत का सच्चा रहबर बना हुआ है। इन प्रगतिवादी कवियों की अगली विशेषता है मानवता की महत्ता का प्रकाशन। सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से इन्होंने अपने जीवन में ये पाया कि ये कहीं भी कभी निराश नहीं होता। उसे मानवता की अपरिमित शक्ति में विश्वास है। मार्क्सवादी प्रमुख लेखक गोर्की में भी निर्बल को सशक्त दिखाने और शोषित एवं पीड़ित वर्ग को कर्म का संदेश सुनाकर उसमें उत्साह संचार करने की प्रवृत्ति है। प्रगतिशील कवि ने भी कर्म का संदेश सुनाया है, उठते हुए व्यक्ति को उठाया और मानवता की अपरिमित शक्ति में विश्वास किया है। यह विश्वास यहाँ तक बढ़ गया कि ईश्वर का अस्तित्व भी संदेहास्पद हो गया है। जिसे तुम कहते हो भगवान, जो बरसाता है जीवन में रोग शोक दुख दैन्य अपार, उसे सुनाने चले पुकार। अगली विशेषता है प्रेम का सामाजिक और सुंदर रूप। कुछ सुधी प्रगतिवाद पर नीरसता अथवा शुष्कता का आरोप लगाते हुए उसमें प्रेम वर्णन के अभाव का संकेत करते हैं, परंतु यह गलत धारणा है। प्रगतिवादी को भी प्रेम और उसका दुखड़ा है, किंतु जीवन में अन्य कष्टों के आगे उसका स्वर दब जाता है। डॉक्टर रांगे राघव ने भी इस पर विचार किया। प्रेम का अपना स्थान है। प्रगतिशील लेखकों ने प्रेम के प्रति प्राय उदासीनता दिखाई है, क्योंकि उन्होंने प्रेम को बुजुर्गा वर्ग की विरासत माना है। उनकी राय में स्त्री पुरुष का प्रेम वर्गीय संस्कृति का अवशेष है। मनुष्य की सत्ता का सबसे जीवंत भाग उनकी दृष्टि से अलग रहा है। यह ठीक है कि प्रेम मूल प्रवृत्ति होते हुए भी समाज पक्ष में अपना रूप निरंतर युगों से बदलता रहा है, किंतु वह प्रेम का बाह्य पक्ष है, क्योंकि स्त्री और पुरुष का विषय सामाजिक स्थिति पर टिका है। इसलिए इसका विरोध करना भी ठीक है, जबकि प्रेम को पलायन के रूप में लिया जाए। किंतु प्रेम जीवन को प्रेरणा भी देता है और उस रूप को देखना भी एक अपूर्णता का प्रतिबिंब है। प्रेम भौतिक पर ही आश्रित होता है। दो मनुष्यों की चेतना का यह सामर्थ्य प्रेम जब हृदय में उत्पन्न होता है, तब व्यष्टि की भूमि में समष्टि का बीज पड़ता है और एक व्यापकता सामने आती है कि चूम लिया तुमने प्यार से मेरी मुग्ध मुंदी पलकों को, कि पुलकित हो ज्यों ही खोलकर आंखें देखा मैंने तुम्हारा वह अमिताभ मुखमंडल, कि लो खुल पड़े सत्ता के अगम देवालय की वातायन। अरे यह मैं क्या देख रहा, स्वप्न हूँ कि सत्य है, तुम्हारे हृदय पद्म में उफन रहा ज्योतिर्मय जीवन का आदि स्रोत। शिशु की मुस्कान से निर्मल वह दुग्ध धारा, मानव की चिरकाम्या तुम्हारे प्यारे से संजीवनी सुधाधार। डॉक्टर रांगे राघव ने प्रगतिवादी प्रेम की सुंदर स्वरूप की सामाजिकता का दर्शन कराते लिखा है। इस प्रेम में छायावादी दुरूहता नहीं है, इसमें रूप एक जाल नहीं है जो जीवन को एकांगी बना रहा हो, वह तो उसकी वास्तविकता का आभास दे रहा है। समाज की विषमताएं भी साहित्य के लिए इसलिए दिखाई जाती हैं कि वे मनुष्य के सौंदर्य और सत्य पर आघात पहुंचाती हैं। यहाँ आलोक है, स्नेह है। यही स्नेह जब तक व्यक्ति के साथ रहता है तब तक वह कोमलता का सृजन करता है। बाहर जब समाज का व्यापक क्षेत्र रहता है तो न्याय की ओर उसकी दृष्टि जाती है। अगली विशेषता है नारी के स्वातंत्र्य की पुकार। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को भी शोषित माना है। वह पुरुष की दासी बनकर बहुत समय उसकी छाया बनी है और अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खो बैठी है। पंत जी ने अपने आधुनिक कवि की भूमिका में लिखा है, सामंत युग के स्त्री पुरुष सदाचार का दृष्टिकोण अत्यंत संकुचित लगता है। उसका नैतिक मानदंड स्त्री की शरीर यष्टि रहा है। इस प्रकार नारी को विलास की सामग्री केवल मानने वाले सामंती आदर्शों का इन्होंने विरोध किया। योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे
न नर पर आश्रित। इसके अलावा प्रगतिवाद का मूल स्वर शोषित और शोषक वर्ग रहा है, जिसमें प्रगतिवादी काव्य का मूल स्वर दो समाज को बांटकर उसकी अभिव्यक्ति करना है, एक शोषक और दूसरा शोषित। किंतु फिर भी प्रगतिवादी शोषित वर्ग को ही अधिक वर्णन करते हैं, चाहे वो कृषक हो, मजदूर हो, नारी हो। शोषक वर्ग के प्रति घृणा, व्यंग्य आदि की अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है, परंतु फिर भी इसका विशेष वर्णन नहीं है। अब अगर हम प्रगतिवादी काव्य का कला पक्ष देखें तो इन्होंने कविता को जनसाधारण के उपयोग की वस्तु माना है और उसको अत्यंत सरल बनाया है। छायावादी दुरूह कल्पना का बहिष्कार करके कलाकार जीवन की वास्तविकता को लेकर चला है। उसकी भाषा और शैली भी भाव अनुसारिणी है। तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। छंद की दृष्टि से इन्होंने बहुत प्रगति की है। जनगीत और लोकगीतों की शैली को अपनाकर नई धुनों का सृजन किया है। जन जन को स्पर्श करने के लिए उन्होंने बंधी हुई लय के भिन्न भिन्न ढांचों में छंदों का व्यवहार किया है और नई नई धुनों पर गीतों का सृजन किया है। भाषा की दृष्टि से भी इन कवियों ने प्रगति की है। बोलियों की रचना करने वाले भी बहुत प्रगतिवादी कवि हो रहे हैं। इन्होंने अपनी प्रादेशिक बोलियों में उत्कृष्ट कविता का सृजन किया है। इनका लक्ष्य भाषा को सरल, सुबोध और भावाभिव्यंजना के योग्य बनाना है। और अलंकरण का जब बात करते हैं तो इन्होंने रूढ़िवादी अलंकार योजना को छोड़कर नए रूपक, उपमान और प्रतीक प्रस्तुत किए हैं। सामाजिक जर्जर रूढ़ियों के प्रति इन्होंने व्यंग्य किया है। कहीं कहीं अन्योक्ति भी दिखाई देती है। उपमा का भी प्रयोग किया है, जो चमत्कार के लिए नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति के लिए है। इसलिए उनकी उपमा सरल है। मेरे आंगन में दो छोटे से लड़के आ जाते हैं अक्सर, नंगे तन, गदबदे, सांवले, सहज छबीले, मिट्टी के मटमैले पुतले पर फुर्तीले। छंद की गति, लय, भाषा का सारल्य और शब्दों की योजना स्वाभाविक है। खुल गए छंद के बंद, प्रयास की रजत पाश, अब गीत मुक्त ओ युगवादी बहती आयास। पंत जी ने ऐसा कहा है। सिद्धांत रूप में कला पक्ष के अंतर्गत प्रगतिवादी कवियों का आदर्श यही रहा कि कविता की सरल अभिव्यक्ति जनमानस को संस्पर्श कर सके और कला को दैनिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए। कला के क्षेत्र में वे उपयोगितावादी हैं, फिर भी कहीं कहीं कला एवं भाव के साथ साथ अपनी प्रगतिशीलता की रक्षा करने वाले गीत भी हैं, जिनमें कवित्व हैं, प्राण हैं और प्रगतिवादी दर्शन भी। अब आज के व्याख्यान में प्रगतिवाद का विवरण यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यानों में हम प्रयोगवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।